हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। यह पेपर आपका 18 नवंबर 2012 में हुआ था। इसमें हम ईवीएस के 30 प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ इनमें से उपलब्ध करानी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों के लिए। ठीक है, तो ये बताना है हमें। पहला है हमारे पास पाठ के अंत में, है ना, गतिविधि अभ्यास एवं गतिविधियों को कब उपलब्ध कराना चाहिए। यहाँ कब लिख सकते हैं ना, पाठ के अंत में या प्रकरणों के अंतर्निर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर इकाई के अंत में। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, जो प्रकरण कहते हैं टॉपिक को। ठीक है, प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, पर्यावरण के टीचर्स को क्या करना चाहिए, ये बताना है। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। 62 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण के क्योंकि हम प्रयोगों पर ध्यान देंगे तो पर्यावरण शिक्षा क्या होगी, सबसे इसकी प्रभावशाली जो विधि होती है ना, ये ईवीएस पर्यावरण को पढ़ाने की जो प्रभावशाली विधि होती है, वो सबसे प्रभावशाली विधि क्या है, प्रयोगशाला विधि होती है। कौन सी, प्रयोगशाला विधि। इसलिए हमें क्या सबसे ज़्यादा प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए पर्यावरण में। ठीक है, पुस्तकों का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। जब बच्चे अपने पर्यावरण, अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो वो ज़्यादा, उनकी लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगला ऑप्शन है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, इनमें से कौन सा है, ये बताना है। आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर डी इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 का डी 63 का डी पोर्टफोलियो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में उसके सारे रिकॉर्ड रहते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो किसका बनता है, बच्चे के ऊपर एक रिकॉर्ड बनाते हैं और उसमें बच्चे के हर चीज़ उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सबको किस में रखते हैं, हम एक पोर्टफोलियो के अंतर्गत रखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो असेसमेंट करने का, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। असेसमेंट करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है वो क्या है, पोर्टफोलियो। बस असेसमेंट, अगर बच्चे का असेसमेंट पूछ रहे हैं कि असेसमेंट करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, सर्वश्रेष्ठ तरीका, तो वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न हमारे पास, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। ठीक है, कोई टीचर हैं वो पढ़ाते समय किस चीज़ का उपयोग करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं शारीरिक गतिविधियों का। तो इसका बताना है हमें। शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब बच्चे लर्निंग करेंगे तो उसका क्या होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री का भी प्रयोग हो रहा है और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग भी हो रहा है। तो उससे क्या होगा, उनकी ज़्यादा जो इंद्रियां होंगी उनका उपयोग होगा, बच्चों की इंद्रियों का अधिकतम उपयोग होगा। ठीक है, तो अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि
लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना, मस्तिष्क आलाडोलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक की सिद्धांत की ओर संकेत करता है ना। यह किसके, इसमें यहाँ लिखेंगे किसके, यह किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः संबंध। तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। ठीक है भाई, सीमा जो है वो क्या करती है, सीमा जो है वो रट कर याद करती है। ठीक है, और लीना जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग और मस्तिष्क आलाडोलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। ठीक है क्योंकि व्यक्ति की इनके अंदर क्या है, अलग अलग भिन्नताएं होती हैं हर व्यक्ति के अंदर, है ना। ये रट के सीख रही है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग से सीख रही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। इनमें से बताना है कि पढ़ाने की जो विधियां हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, किसके अलावा, इनमें से किसके अलावा। ठीक है, तो ये बताना है। समस्या, पहला है हमारे पास समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट। जब हम बच्चों को व्याख्यान देकर स्पष्ट करेंगे, ठीक है, तो इसके अलावा निम्नलिखित गतिविधियां पढ़ाने की विधियां हैं। व्याख्यान विधि का देखो, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट में। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में व्याख्यान विधि का प्रयोग होता है। बाकी पर्यावरण में समस्या, सहयोगात्मक और निर्देशित खोज। तो ये तीनों विधियां कौन सी हैं, ये पर्यावरण की है। ये तीनों विधियां पर्यावरण पढ़ाने की हैं। बाकी ये विधि पर्यावरण, इस विधि से हम पर्यावरण में नहीं पढ़ाते हैं, व्याख्यान विधि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना इसमें सहायता करता है, ये बताना है। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। 67 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानीय एवं, क्योंकि इसमें स्थानीय आ रहा है। ठीक है, ये वाला इससे पिछली जो वीडियो बनाई है हमने 2011 वाली, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन दे रखा है ना। मैंने बता रखा है कि स्थानीय एवं बच्चे कैसे सीखते हैं, जो स्थानीय अपने स्थान के आसपास अपने पर्यावरण से ही तो ज़्यादा सीखते हैं, और स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में मदद करता है क्या, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है ये बता रहे हैं, बोलने संबंधी, पढ़ने सुनने संबंधी, है ना, या पढ़ने और सुनने संबंधी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने संबंधी, पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। यहाँ पे आएगा पढ़ने। ठीक है, डिसलेक्सिया किसको बोलते हैं, देखो 4 टाइप के विकार होते हैं ना बच्चों में, 4 टाइप के होते हैं ना। तो डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया ये तो होता है लिखने संबंधी। एक ये तो एक होता है आपका ये डिस्कैलकुलिया, ये होता है हमारा ये पढ़ने संबंधी। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी। एक होता है डिस्कैलकुलिया ये होता है हमारा गणना संबंधी। ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं कि किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी
छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। ठीक, अगला है हमारे पास, अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था, तो ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है, उज्बेकिस्तान से आए थे अल बरूनी। ठीक है, कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टेशन के नाम दे रखे हैं, पहुंचने का समय, प्रस्थान, दूरी, सब चीज़ दे रखा है। तो बताना है मैं, उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय, कितना समय लग रहा है ना। उपयुक्त सूचना की ये सूचना दे रखी है, तो इसके आधार पर बताना है सूरत और मडगांव। सूरत कहाँ है? यहाँ पे। मडगांव कहाँ है? यहाँ पे। तो ये बताना है कि सूरत और मडगांव के बीच की दूरी ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, वो बताना है। तो सूरत से देख लो कितनी है, सूरत और मडगांव के बीच की दूरी। ये दे रखिए, इसमें कितना, 900। ऑप्शन से देखेंगे ना, 900 979। ठीक है, 979 किलोमीटर 15 घंटे 20 मिनट, 1509 किलोमीटर 15 घंटे 20 मिनट, 1509 किलोमीटर 15 घंटे, 976 979 किलोमीटर 15 घंटे और 15 मिनट। तो इसमें देखो ऑप्शन से देखते हैं हम, है ना। सूरत और मडगांव के बीच की दूरी 1509। ठीक है, मडगांव कितना है इसकी देखेंगे, मडगांव की है ना, इसके बीच की पूछ रहे हैं ना, तो मडगांव में से सूरत की देखते हैं, घटा के ना 1509। मडगांव की कितनी है, ये ले ली हमने 1509, और सूरत की ले लेंगे कितनी, ये यहाँ से 530। तो 530 को हम घटाएंगे तो देख लो कितना आ रहा है, 979, 979। ठीक है, कितना आ रहा है, 979। ठीक है, तो 979 किलोमीटर, ये तो आ गया हमारा ये तो आ गया हमारे किलोमीटर। तो 979 देखो हमारा इसमें भी दे रखा है ए में, और 979 बी में भी दे रखा है। तो दूरी तय करने में लगा समय, अब समय भी पूछ रहे हैं, वो कितना बताना है। ठीक है, तो लगा समय देख लो, तो 16 घंटे कितने दे रखे हैं, यहाँ कितना है, 16 बजे से 7 बजे तक देखना है हमें, कितना, 7:33, है ना, 7:35 33 मिनट, कितना दे रखा है, 33। ठीक है, 15 घंटे 15 मिनट लगेंगे, 35 सॉरी। ठीक है, 15 घंटे 35 मिनट लगेंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर ये डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते समय श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो ये बताना है हमें, अभिसारी चिंतन के द्वारा सीखती है, या अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, या फिर अनुकरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा सीखती है। क्यों? कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि वो अपसारित
चिंतन के द्वारा सीखती है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है, जो उद्देश्य है वो किसको बढ़ावा देता है ये बताना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन और लास्ट हमारा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ये डी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान का सहसंबंध। ठीक है, ज्ञान का सहसंबंध क्यों? क्योंकि देखो इसमें दिया है कि ज्ञान की पढ़ाई, शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, यानी कि उनके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है वो। तो इसका संबंध क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, यानी कि पहले से क्या करेंगे, पहले रिलेट करेंगे उनके पूर्व ज्ञान से और फिर वो क्या कर पाएंगे, स्थानांतरित, फिर वो नया कुछ सीख पाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, स्थानांतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है इसमें, सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। जब उनको उपलब्ध का मतलब है उनको अवसर देंगे सृजनात्मक माध्यम के। ठीक है, तो ये हमारे विचार से ये इसमें पूछ रहे हैं कि आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए ही है इसमें, है ना, सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, डैश के माध्यम से विकास के बच्चों को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ठीक है, तो 75 बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता, शारीरिक गठन। ठीक है, डैश यानी कि किसके अलावा, इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से किसके अलावा, तो 3 तो इसमें पॉजिटिव होंगे। तो बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, मतलब और सब तो हैं, 3 तो इसमें पॉजिटिव होंगे और एक हमारा नेगेटिव होगा। तो ये बताना है हमें। ऑप्शन नंबर देख लो, डी इसमें हमारा क्या है, यानी कि शारीरिक गठन के अलावा क्या है, शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक। ठीक है, किसके, बच्चे के विकास को इनमें से आकार देने वाले। विकास की बात हो रही है तो संस्कृति भी विकास में सहायक होती है, पौष्टिकता भी बच्चे के विकास में सहायक होती है और शिक्षा की गुणवत्ता भी सहायक होती है। शारीरिक गठन का कोई मतलब नहीं है इसमें, शारीरिक गठन बच्चे के विकास में सहायक नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चे के विकास में ये तीनों चीज़ें सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में, इसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। ठीक है, तो ये बताना है हमें, कांसा किस चीज़ का बना होता है ये पूछ रहे हैं इसमें। ठीक है, कांसा तांबा कॉपर यानी कि तांबे का तथा जस्ता की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा तथा टीन, तो यही याद रखना है आपको, टीटी, है ना। इस तरह कभी भी ऑप्शन आएगा हमारे पास तो ये सीटी, सॉरी, कॉपर और टीन, इन दोनों चीज़ों से मिलके क्या बना है हमारा, तांबा। ठीक है, किस चीज़ से मिलकर, नहीं सॉरी, ब्रॉन्ज, कांसा किन 2 चीज़ों से मिलके बना है, तांबा और टीन से मिलके बना है हमारा कांसा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कि कांसा, तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। ठीक है, तो किससे बनता है कांसा? तांबे और टीन से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत तेज रसायनों के उपयोग करने में मृदा क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। किसी विशेषतः फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरक उपजाऊ होती है। तो इसमें देखो, जब हम किसी भी खेत में एक ही फसल को बार बार उगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो खेत हमारी क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए देखा होगा आपने गांव में जो खेती करते हैं लोग, उनसे पूछना कभी, है ना, जैसे कि वो फसलों को क्या करते हैं, बदल बदल के बोते हैं। एक बार उन्होंने गन्ना बोया, फिर अगली बार वो चावल बो देंगे या फिर गेहूँ बो देंगे, है ना। इस तरह से अलग अलग, हर बार अलग अलग चीज़ें इसमें बोते हैं। खेत की अलग अलग फसलें बोने से क्या होता है, खेत की उर्वरक मतलब उपजाऊ बनी रहती है भूमि ना। तो अगर हम बार बार एक ही चीज़ को बोएंगे, जैसे चावल बो रहे हैं, हर बार चावल ही बोएंगे, तो हमारी भूमि क्या हो जाएगी? वो बंजर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख में के मकानों की विशेषताएं चुनिए। लेह और लद्दाख में किस तरह के मकान होते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो पहला देख लो, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो इसमें से बताना है कि बी सी डी या फिर सी डी ए और ए बी डी या फिर ए बी सी। तो 78 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए बी। देखो, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, ये इनकी क्या है, विशेषताएं हैं यहाँ के ना। जो मकान होते हैं कैसे होते हैं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती लेह और लद्दाख में। ठीक है, और पत्थर, मिट्टी तथा चूने से बनी मोटी दीवारें। लकड़ी का तो कोई काम नहीं होता वहाँ पे ना, पत्थर से, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, क्योंकि बर्फ़ वगैरह पड़ती है। ठीक है, और क्या होता है, लकड़ी के फर्श होते हैं नीचे ना। फर्श क्या होता है, लकड़ी का। जिससे लकड़ी का फर्श क्या हो, ज़्यादा ठंडा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ठंडा है। अगर यहाँ पे इस तरह से पत्थर लगा दिया हमने, तो पत्थर तो हमेशा टेम्परेचर उसका वो रहेगा डाउन, और ज़्यादा ठंडा लगेगा, तो इसलिए लकड़ी के फर्श होते हैं वहाँ पे ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, सी और डी। ठीक है, 78 का हमारा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगला प्रश्न है हमारे पास 79। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ, ये हमारा समूह है, तरुण भारत संघ। तो किससे संबंधित है ये बताना है। विशेष रूप से सक्षम, देखो ये झील से संबंधित है, तो झील में इसमें देख लो पुरानी, ये ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरानी झीलों से संबंधित, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तरुण भारत संघ था हमारा, इसने क्या किया था, पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित कराया था ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के निःशुल्क कक्षाएं दोपहर पका भोजन उपलब्ध करवाने से। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। आपको तरुण भारत संघ किससे संबंधित है, झीलों से। ठीक है, तो पुरानी झीलों का निर्माण कराया था इन्होंने, फिर से पुनर्निर्मित कराया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। दिया है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो देख लो, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, सही बात है, जहरीला सांप होता है। जहरीले सांप 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ये भी सही बात है, बिल्कुल ठीक है।
सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी सही बात है। तो बी सी डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी डी। ठीक है, नहीं बी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ए सी। बी ए सी ए होगा हमारा, और डी नहीं होगा, बी ए सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ए सी। ठीक है, बी क्या दिया हमारा, ये वाला। हमारे देश में 4 तरह के सांप होते हैं, ठीक है, और नाग, कोबरा, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बी, ए और सी। जहरीले सांप केवल 4 खोखले दांत होते हैं। ठीक, तो सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, तो ये ऑप्शन इसमें हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से नहीं बनती है, ये इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बी ए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण को चुनिए। बदबूदार, पतला, पीला द्रव। पेट्रोलियम का बताना है, पीला द्रव तो होता नहीं है, तो गलत ऑप्शन है। अच्छी गंध का, पतला, नीला, रंगीन द्रव। बिना गंध का, गाढ़ा, गहरे रंग का तरल। बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम के अभिलक्षण क्या है सही, ये बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ये बताना है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा। तो ऑप्शन नंबर बी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया किससे फैलता है, ये मच्छरों से फैलता है, मच्छरों के काटने से। 2 का तो ज़्यादातर पता ही रहता है, डेंगू और मलेरिया। तीसरा कौन सा है, चिकनगुनिया, ये भी किससे फैलता है, मच्छरों से फैलता है। ठीक है, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार ये नहीं फैलता है। ठीक है, मलेरिया, डेंगू, हैजा मक्खी से फैलता है। तो तीसरा ऑप्शन, 2 भी, पहला भी है, दोनों सही है, लेकिन इसमें तीसरा दिया है, डेंगू भी तो फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 82 का बी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग चावल के रंग से बनते हैं मधुबनी पेंटिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनती है मधुबनी पेंटिंग, ये ध्यान रखना है आपको, चावल से बनती है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग कहीं भी दिखाई दे तो किससे बनती है, चावल से बनती है, चावल के घोल से। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। ठीक है, देखो जब हम विकलांग बच्चों को, ठीक है, और जो सामान्य बच्चे होते हैं हमारे एवरेज, जब उन्हें एक ही कक्षा में देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, यानी कि समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। नहीं, समावेशी का मतलब है सबको समान रूप से साथ लेके चलने वाले जो विद्यालय होते हैं वो समावेशी स्कूल कहलाते हैं। ठीक है, और समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि ऑप्शन है हमारे पास ये हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर हजारों पैरों और फर्श के बीच
घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास, ऊर्ध्वाधर फेंकी गई ऊपर गेंद, ये तो गलत ऑप्शन है हमारा, है ना, घर्षण के कारण थोड़ा ही होता है। देख लेते हैं पहले। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण लौटती है। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा करेक्ट है। डी किस किस में है? ए और बी में है डी ना, और इसमें भी है। ठीक है, तो देख लो इसमें ये वाला नहीं होगा शायद, सी वाला है ना, तो सी, डी ए बी, डी होगा हमारा, ए होगा, बी होगा, वही मैं बता रहा था। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण नहीं होती, ये किसके कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पास वापस लौटती है। जब किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है। ये इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ, बाकी तीनों हमारे ऑप्शन सही हैं। तो डी ए बी, डी ए बी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पश्मीना सोल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना सोल को बनाने हेतु 200 क्या इतने घंटे, यानी ये तो पता होना चाहिए आपको। पश्मीना सोल जो होती है ऊपर जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है ये, और इसको नॉर्मल हाथ से बुनते हैं, ठीक है, मशीन से नहीं बुनी जाती है। तो एक सोल बनाने में 200 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, कितना लगता है? 200 दिन का टाइम लगता है। तो 200 इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन जो उसकी सोल की जो गर्मी होती है वो 10 स्वेटर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10। एक पश्मीना सोल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना सोल को बनाने हेतु 200 घंटे, ठीक है, 200 घंटे का समय लगता है। ठीक, 200 दिन बोल रहा था मैं, 200 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरिता एक शिक्षिका, उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ठीक है, भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधि रूप से सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक गतिविधि, समूह में क्या है, अलग अलग परिवेश से आए हुए जो बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी समाज से। चर्चा, समूह और परियोजना, तो क्या है? ये सामाजिक गतिविधि है ये हमारी, एक तो सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? इस तरह का एक होता है ये पौधा, ठीक है, और इस तरह का ये होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे एक प्रकार का द्रव होता है, ठीक है, और उसमें से क्या आती है? खुशबू आती है। तो मक्खी, मच्छर, चूहे जो भी अंदर जाता है फिर ये ऊपर से बंद हो जाता है, ठीक है। तो नेपेंथिस पौधा होता है ये क्या करता है? ये अपने अंदर फांस कर खा जाता है। तो हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे? मेघालय में पाया जाता है ये पौधा। अगला प्रश्न है हमारे पास, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला, पेट्रोल। कोयला अलग है, ठीक है, ये तीनों क्या चीज़ है? ये तीनों पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, ये भी और ये भी, और पेट्रोल भी किस चीज़ के हैं? पेट्रोलियम के उत्पाद है, लेकिन कोयला हमारा इन तीनों से अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन
शुरू करने का सबसे अच्छा समय है दिसंबर महीने में होता है ये, तो ऑप्शन नंबर ये इसमें हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, सर्दियों का ध्यान रखना है आपको, सर्दियों में ही मधुमक्खी पालन शुरू होता है अक्टूबर से दिसंबर। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।